स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारे अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आज इसके सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हैं और इसकी संपूर्ण व्याख्या 2 पार्ट में मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप संपूर्ण अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया और रात्रि को ही वह कूक कर अपना संदेश व्यक्त कर रही है। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? अर्थात कोकिल किन संभावनाओं के कारण वो बोल रही है रात्रि के समय ही। कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं। प्रथम, कोकिला शायद कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है, इसलिए रात्रि को कूक रही है, बोल रही है। शायद उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। दावानल होती है जंगल में लगने वाली आग। दावा का अर्थ होता है जंगल और अनल, इसको दावाग्नि भी बोलते हैं। तो शायद उसने जंगल की अग्नि की लपटें देख ली हैं। अगला है, समस्या गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। और समस्या गंभीर होने के कारण वो रात्रि को ही कूक रही है, इसीलिए वो सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर पा रही है। क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है, इसलिए वो रात्रि को कूक रही है। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम अर्थात अंधकार के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है? तो इसका जवाब है अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी, अंधकार में थी। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे, उनको यातनाएं पीड़ाएं दे रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। वहाँ आज़ादी का चंद्रमा उदित नहीं हो रहा था, इसलिए चारों तरफ परतंत्रता का अंधकार छाया हुआ था। इसलिए कवि ने ब्रिटिश शासन की तुलना अंधकार से की है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं या यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो जेल में किस प्रकार की यातनाएं, पीड़ाएं, यंत्रणाएं दी जाती थी? तो कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्न हैं। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि कैदी जुआ लगाकर उस मोट को खींच रहा था, तो वो कार्य जो होता है वो बैल का होता है, लेकिन बैल के स्थान पर कैदियों से वो कार्य करवाया जाता है। अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता है, ये भी इस पाठ में वर्णन किया गया है। कोठरियाँ भी काफ़ी छोटी होती हैं और अंधकार में होती हैं। तो इसमें बताया था कि 10 फुट की कोठरी है और काली है। खाने को भी कम दिया जाता था। क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरे और डाकुओं के साथ रखा जाता था। जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको चोर, लुटेरे, डाकुओं के साथ रखा जाता था, अलग नहीं रखते थे। जेल में उनके साथ अमानवीय यातनाएं की जाती थी, अमानवीय पीड़ाएं दी जाती थी। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ एक पंक्ति दी गई है, उसका भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। तो मृदुल वैभव की रखवाली से तात्पर्य है कोयल की मधुर, मीठी, सुरीली
तथा मनमोहक आवाज से। आज के इस कष्टमय संसार में कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल की आवाज में ही बची है। परंतु जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीखती है तो कवि इसकी वेदना का कारण जानना चाहता है कि इस पीड़ा की हुक को क्यों व्यक्त कर रही हो, वेदनापूर्ण रूप में क्यों चीख रही हो। अगला प्रश्न है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका भाव स्पष्ट करना है इस पंक्ति का भी। अंग्रेज सरकार देश के स्वाधीनता सेनानियों से पशुओं की तरह काम करवाती है। ये बताया है कि वो अपनी पेट पर जुआ लगाकर, वो लकड़ी का जो बैल के ऊपर लगाया जाता है, और मोट खींचता रहता है, वो चरसा खींचता रहता है जिसमें पानी भरता है। तो ये कार्य पशुओं का होता है, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक हैं वो इन स्वतंत्रता सेनानियों से पशुतुल्य व्यवहार कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार देश के स्वाधीनता सेनानी जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनसे पशुओं की तरह काम करवा रहे हैं, जिनसे इन लोगों का स्वाभिमान और देश के प्रति देश प्रेम की भावना खत्म हो जाए। वो ऐसा चाह रहे हैं कि इनका स्वाभिमान खत्म हो और इनके अंदर जो देश प्रेम की भावना नष्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सेनानी सारे अत्याचार को, इन यातनाओं पीड़ाओं को सहन करते हुए, जो अमानवीय पीड़ाएं दी जा रही हैं, जिन्हें सहन करके रूह तक कांप जाए, ऐसी अमानवीय पीड़ाओं को सहन करते हुए अपनी जिद पर अडिग हैं। अर्थात उस समय में भी वो स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अंग्रेज सरकार की सारी अकड़ निकल जाती है, उनके अकड़ का कुआं खाली हो जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। उसे किस चीज का संदेह हो जाता है कि अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, अनेकों शक होते हैं। जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है जो अर्धरात्रि के समय चीख रही है, ये संदेह हुआ उसे। या शायद वह किसी कष्ट में तो नहीं है, या कोई संदेश लेकर आई है महत्वपूर्ण, जो सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं कर पा रही है। या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही है, तो क्रांतिकारियों का उसे दुख नहीं देखा जा रहा है, उनकी यह स्थिति नहीं देखी जा रही है कि कहीं उन्होंने इन सैनिकों पर जो अमानवीय पीड़ाएं हो रही हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पर अमानवीय पीड़ाएं हो रही हैं, वो तो नहीं देख लिया है। कहीं इसने दावानल या जंगल की आग की लपटें तो नहीं देख ली हैं। इस प्रकार से उनको अंदेशा या संदेह हो रहा है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। यह बताया है कि उन दोनों में विषमता है। कवि की कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण था उसकी स्वच्छंदता, उसकी स्वतंत्रता। वो स्वच्छंद रूप से नभ में विचरण करती रहती है, जबकि कवि इस 10 फुट की कोठरी में कैद है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। तो इन विषमताओं के कारण ही कवि को ईर्ष्या हो रही है। अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो कोयल हरी भरी डालियों पर बैठकर अपने मधुर स्वर से सारी सृष्टि को गुंजायमान करती है, आनंद भर देती है अपनी मधुर स्वर से, सुरीली आवाज से। उसके मधुर गीतों में खुशियां झलकती थी। स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में या स्वच्छंद रूप से आकाश में विचरण करती थी, किंतु अब इन विशेषताओं को वह नष्ट करने पर तुली हुई है। अगला 9वां प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना
क्यों कहा गया है कि कवि ने जो बेड़ियां पड़ी हुई थी अपने हाथों में, हथकड़ियां थी, उनको गहना कहा है? क्यों? कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान है। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए बेड़ियां नहीं पहनी है। उन्होंने कुछ ऐसा कुकृत्य नहीं किया है। उन्होंने तो इस राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है, अर्थात देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका निभाई है, जिसके चलते ही और ब्रिटिश सरकार ने उनको बेड़ियां डालकर कैद में डाल दिया है। अतः उनके लिए यह गौरव की बात है। कवि ने हथकड़ियों को गहना इसी उद्देश्य से कहा है। अगला प्रश्न है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए। ये कली नहीं है, काली है। तो बार बार काली शब्द की आवृत्ति यहाँ हुई है, तो उससे यहाँ पाठ में, काव्य में क्या चमत्कार उत्पन्न हुआ है, ये पूछना चाह रहा है। इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है यमक अलंकार के रूप में। शब्द समान और अर्थ भिन्न भिन्न। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रही है, तो कहीं वातावरण की कालिमा को संबोधित कर रही है, कहीं दूषित हवा को संबोधित कर रही है, कहीं निराशा को उजागर कर रही है, और कहीं वो रंग को संबोधित कर रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग अर्थ व्यक्त कर रही है। तो इस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है काली शब्द से। अगला प्रश्न है 11वां का पहला, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। पंक्ति दी गई है, किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी। दावानल जंगल में लगने वाली आग, और ज्वालाएं लपटें। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। कला पक्ष में शिल्प सौंदर्य होता है, भाव पक्ष में मूल भाव होता है। इसका पूर्ण भावार्थ नहीं होता, इसका पूरा व्याख्यात्मक नहीं किया जाता, लेकिन इसका मूल भाव व्यक्त तो होता है। कवि ने यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कोयल की इस वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त की है कि कोयल ने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण वो इतनी व्यथित हो रही है। कहीं उसने दावानल की ज्वाला लपटें तो नहीं देख ली है। इसका शिल्प सौंदर्य बात करें तो दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है, दावानल रूपी लपटें। भाषा तत्सम प्रधान या तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली हिंदी है। भाषा में सहजता और सरलता विद्यमान है। शैली संबोधन शैली है। गुण इसमें माधुर्य है, और माधुर्य गुण के साथ रीति हमेशा वैधर भी आती है। इसकी दूसरी पंक्ति है जिसका भी काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो इसका भाव सौंदर्य है। यहाँ पर कवि और कोयल के जीवन का तुलनात्मक वर्णन हुआ है। दोनों की जीवन की विषमताएं यहाँ व्यक्त हुई है। कोयल के गीत जहाँ सब और प्रशंसा प्राप्त करती है, और वहीं कवि का रोना अर्थात अपनी बात को व्यक्त करना भी गुनाह माना जाता है। तो इस पर भी विषमता देखकर तुम ये युद्ध की आवाज रणभेरी क्यों बजा रही हो। इसका शिल्प सौंदर्य है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, तेरी मेरी, इस प्रकार से। वह गुनाह में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। भाषा यहाँ तत्समयुक्त खड़ी बोली हिंदी है। शैली संबोधन है। गुण माधुर्य है, और इसके साथ रीति वैधर भी है।
तो ये पूरे पाठ में ही कॉमन है। कोई भी शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है तो भाषा, शैली, गुण, रीति, ये आप कॉमन लिख सकते हैं। अलंकार जो पद में प्रयुक्त तो होता है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? अर्थात उसने बहुत सारे पक्षियों को अपने आसपास सुना होगा, लेकिन यहाँ कोकिला की बात ही क्यों की है, कोयल की बात ही क्यों की? इसका जवाब है, कवि ने कोयल के भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिला की ही बात की है। और उसका जो स्वर होता है वो मधुर होता है, सुरीला होता है, आकर्षित होता है, लेकिन उसके स्वर में दर्द झलक रहा है, वेदना झलक रही है। कोयल वैसे भी रात को नहीं बोलती, उसका इस प्रकार बोलना कवि के अंदर तक छू लेता है, अतः रात को उसका इस प्रकार पुकारना किसी संकट का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे, अपराधी हो या जो स्वतंत्रता सेनानी हो। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती है, वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। अगर ये आज़ादी की इस मांग को ऊपर उठाएंगे तो उनको आज़ादी प्राप्त होगी, तो हमारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो आज़ादी की मांग को दबाना चाहती है। इस स्वतंत्रता का जो नारा है, यह स्वतंत्रता की आवाज़, इसको दफन करना चाहती है। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता शासन कायम रखने के लिए वो दोनों के साथ समान व्यवहार करती हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर अपराधी। तो इस प्रकार से ये कैदी और कोकिला के सभी प्रश्न हल होते हैं। तो संपूर्ण पाठ का अध्ययन आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।